बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज आपके लिए एक और दिलचस्प वाक़या सुप्रीम कोर्ट से। आजकल सुप्रीम कोर्ट में खबरें कम और वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि अगर ये कहा जाए कि कोरोना काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो बेजाना होगा। नाज़रीन, तफसील कुछ इस अजमाल की यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट में KPK के मुलाजमीन का एक केस ज़ेर समाअत था जिन्हें बर्तरफ़ किया गया था, जिनमें प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स भी शामिल थे। उस केस की समाअत थी और जब उस समाअत के लिए वो केस अदालत में पेश हुआ और वकला खड़े हुए तो एक वकील ने निशानदेही की कि ये जो वकील साहब आए हैं इनको कोरोना है, जिस पर अदालत एकदम हैरान और परेशान हुई और पूछा वकील साहब से, तो वकील साहब ने कहा कि जी मुझे कोरोना है और उसके बावजूद मैं आया हूँ। जिसमें अदालत में जिससे एकदम खलबली मच गई और हर आदमी पीछे हट के दूर होकर खड़ा होना और वहाँ से अदालत से निकलने के चक्कर में मूव करना शुरू हो गया। और ख़ुद जज साहब भी यानी पूरा बेंच जो है वो सहम सा गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना के बावजूद आप कोर्ट में आ कैसे गए और क्यों आए, क्या आप नहीं गए, आप दूसरों को भी कोरोना लगाने और कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे। अब नाज़रीन सुनिए जवाब वकील साहब का, और जवाब में जेन्युइननेस जो नज़र आई वो ये है कि कोरोना का जो सेकंड फेज़ है उसमें न सिर्फ हुकूमत पॉलिसी मेकिंग में कंफ्यूज नज़र आती है कि क्या खोलना है, क्या बंद करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, जनाजे होने देने, जलसे नहीं होने देने, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट ऐसे इंतहाई माजरत के साथ अगर ये कॉन्टेम्प्ट के ज़ुमरे में ना तो हो तो मैं याद दिलाऊँगा सिर्फ कि चीफ जस्टिस साहब का अपना फरमान था शुरू में फ़ेज़ 1 में कि कोरोना के दौरान मुकदमात की समाअत जारी रहेगी, लेकिन कोरोना की वजह से अगर कोई साइल या वकील सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके तो उसके केस में कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। वकील साहब से जब पूछा गया कि आप कोरोना के बायस सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और आपने एडजमेंट क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल मेरा एक और केस था जिसमें मेरा जो क्लाइंट था उसने अदालत को बताया कि मैं कोरोना की बीमारी की वजह से अदालत में नहीं आ सका, लेकिन मेरा वो केस खारिज कर दिया गया। उस केस में हुआ ये था कि जब क्लाइंट ने बताया कि वकील साहब को कोरोना है और वो नहीं आए, तो अदालत ने जो दूसरी साइड के वकील थे उनसे कहा कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने अपने केस के वाले से कुछ दलाइल दिए जिसके जवाब में अदालत ने क्लाइंट जो साइल है खुद इन पर्सन पेश हुआ था उससे कुछ सवालात किए और जिसका उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब सुनने के बाद अदालत ने केस खारिज कर दिया, यानी वो उस वकील के ख़िलाफ़ केस खारिज हो गया, उस क्लाइंट के जो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक यकीनन दुरुस्त फैसला किया होगा, लेकिन क्लाइंट को भी और वकील को भी उससे तशफ़ी नहीं हुई। और वकील साहब का ख्याल ये था कि अगर वो वहाँ ख़ुद होते तो ज़ाहिर है कि दूसरे वकील के दलाइल का बेहतर कानूनी अंदाज में जवाब देते और मौसर जवाब देते और केस जीत जाते, या कम अज़ कम उनके क्लाइंट ने वकील से ये शिकवा ज़रूर किया होगा। वकील साहब जो डॉक्टर अदनान जिनका नाम है वो सवात से आए हुए थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ अदालत में पेश किया कि जनाब वो तो चले एक इंडिविजुअल का केस था, खारिज हो गया, हो सकता है मैं उस पर नज़रसानी करूँ, लेकिन ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था जिसमें मुतादिद लेक्चरर्स प्रोफेसर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो मेरे क्लाइंट हैं, और ना मैं चाहता था ना ये चाहते थे कि ये केस मेरी अदम हाज़िरी की वजह से ख़राब हो, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। लेकिन कोर्ट ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और फौरी तौर पर उन्हें कोर्ट से बाहर चले जाने का हुक्म दिया और साथ ही केस की समाअत भी मुलतवी की। नाज़रीन, बिल्कुल ये सवाल बनता है कि जब कोर्ट ख़ुद ये कह चुकी थी कि कोई एडवर्स ऑर्डर इस वजह से नहीं होगा कि अगर कोई कोरोना की वजह से वकील या साइल ना पहुँच सके तो 2 रोज़ कबल एक केस खारिज कर देना और फिर आज ये सवाल करना कि आप क्यों आए, एक अजीब कन्फ्यूजन है। पहले तो इतने एक्सटेंसिव समाअतें होनी ही नहीं चाहिए जो इस सेकंड फेज़ में मुतादिद केसेस, दर्जनों की तादाद में केसेस हर अदालत में लगाए जा रहे हैं। पार्किंग में भी रश होता है और अदालतों में भी, और अदालत के अंदर अगरचे रश नहीं होता, SOPs के तहत कम लोगों को जाने दिया जाता है, लेकिन अदालत के बाहर जो वेटिंग एरिया है वहाँ कुर्सियों पर लोग खड़े भी होते हैं और बैठे भी होते हैं। तो क्यों ये केसेस की तादाद कम नहीं की जा रही, जबकि हुकूमत ने ये
سرکاری حکم بھی جاری کیا ہے کہ سرکاری اداروں میں جو ملازمین ہیں ان کی تعداد 50% ہوگی، اگرچہ سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس پہ حکومتی احکامات شاید اس طرح سے لاگو نہیں ہوتے، لیکن کرونا SOPs کے تحت جس میں زندگیوں کا معاملہ ہے اور خود ججز بھی جو تمام کے تمام نیئرنگ 60s ہوتے ہیں، ان کی صحتوں کا اور ان کی جان کا بھی معاملہ ہے، تو اس پہ کم از کم جو SOPs پہلے فیز میں تھے، بہت کم کیسز اور کم تعداد میں اور زیادہ تر ویڈیو لنکس کے ذریعے، وہی SOPs کیوں اس مرتبہ بھی فالو نہیں کیے جا رہے؟ یقیناً آج کے بعد میں یہ توقع کر سکتا ہوں، ہم سب کر سکتے ہیں کہ شاید کیسز لگانے کی تعداد میں بھی کمی کی جائے اور کرونا SOPs بھی فالو کیے جائیں، اور جو کرونا کی وجہ سے وکیل اور سائلین نہیں پہنچ پا رہے ان کے کیسز میں ایڈورس آرڈر نہ کیا جائے، تو شاید جو اس کو جو سیکنڈ فیز ہے جو انتہائی خطرناک ہے، جس میں اس سیکنڈ فیز میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو سمٹمز محسوس نہیں ہوتے، کسی کو بخار نہیں ہے، کسی کو گلا خراب نہیں ہے، اور اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے اور 2-4 دن میں سننے میں آتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی، جیسے جسٹس سیٹھ وقار صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی، اور مولانا خادم رضوی صاحب ہیں جو فیض آباد پہ دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے اور چند دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس طرح اور بے شمار یہ اس سیکنڈ فیز میں بے شمار اطلاعات اموات کی آ رہی ہیں، اور جاننے والے اور معروف لوگوں کی بھی اور عام لوگوں کی بھی تعداد، ہلاکتوں کی تعداد ہی کئی ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ معاملہ تھا، اور دوسرا ایک اور کیس تھا سپریم کورٹ میں جو الائڈ بینک کے اور نیشنل بینک کے امپلائیز کی پینشنز کے حوالے سے تھا۔ اس میں UBL کے وکیل بھی آج نہیں آ سکے، ان کو بھی کرونا تھا، لیکن جو امپلائیز تھے وہ فرسٹریٹڈ تھے، انہوں نے جو وہ سائلین جن کی عمریں 65 سے 75 کے درمیان ہے، کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے عدالت سے ان پرسن جب بات کرنے کی کوشش کی تو ایک صاحب جو ذرا جذباتی ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ جو بینک ہے ان کے بینک نے وکیل وہ کیا ہے خالد عمر صاحب، جن کی اپنی عمر 100 سال کے قریب ہے، اور وہ اپنی ایج کی پیرانہ سالی کی وجہ سے ہی عدالت میں پیش نہیں ہو پاتے، جبکہ ہماری اپنی عمر بھی 70 سال ہے اور ہم زیادہ جینے والے نہیں ہیں، خدا را ہمارے کیس کا فیصلہ کر دیجئے۔ جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے انہیں کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھوں کی زندگی ہوتی ہے ایسی کہ وہ جلدی نہیں فوت ہوتے، جیسے خالد عمر صاحب بھی 100 سال کی عمر میں ماشاءاللہ ورکنگ ہیں۔ تو لیکن ایک بزرگ جو اپنی بات کسی طرح کہہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے جج صاحب کو کہ انٹرپٹ کرنے کے باوجود جب بولتے رہنے کی کوشش کی تو جسٹس عمر عطا بندیال غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو عدالت کے آداب معلوم نہیں ہیں، آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کا کیس بند کر دیے، اور انہیں روسٹرم سے ہٹوا دیا گیا، جبکہ ایک دوسرے بزرگ کو بھی یہی کہہ کر بولنے سے روک دیا گیا۔ گزارش یہاں پر یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ وہ حضرات، وہ لوگ، وہ معاشرے جو اسلام کے مطابق اپنے بزرگوں کو اس قدر عزت اور احترام دیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو، بزرگوں کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، پینشن ان کے گھر پہ پہنچتی ہے، ٹریولنگ ان کے لیے فری ہو جاتی ہے، علاج ان کے لیے فری ہو جاتا ہے، اگر وہ بیمار جو ہیں تو نرس ہاسپٹل میں نہیں تو ان کے گھر میں مختص ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو 70 سال 75 سال تک عدالتوں میں دھکے اور ججوں کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ کس قدر یہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس معاشرے کے لیے جس معاشرے میں مسلمان بستے ہیں، اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں کی عزت کرنا میری عزت کرنے کے مترادف ہے، وہاں ایک عام آدمی تو کیا، جب کورٹ بزرگوں کو سند کرے، بھائی ٹھیک ہے وہ بزرگ تھوڑا سا عدالت کے احترام کو اگنور کر گیا، لیکن وہ دانستہ نہیں تھا، وہ اپنی جذباتیت میں یہ حرکت کر گیا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بات کسی طرح سن لی جائے اور وہ یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کا فیصلہ خدا را جلدی کر دیجئے، ہماری عمریں اب اتنی نہیں ہیں کہ ہم مزید انتظار کریں۔ ان کو یہ کہہ کر سند کر دینا کہ آپ کو عدالت کے آداب معلوم نہیں ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اس سے عدالت کا ماحول کچھ زیادہ خوشگوار محسوس نہیں ہوا۔ بہرحال کیس کی سماعت ارجن ہوگی جو اب 2 ہفتے کے بعد لگے گی۔
नाजरीन ये दो वाक़यात थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुए और इन दोनों केसेस की समाअत भी मुलतवी हुई। और एक तीसरा केस भी बड़ा दिलचस्प था जिसमें बोलान मेडिकल कॉलेज में एक तालबा को दाखिला दिए जाने के 6 माह बाद डीसी कर दिया गया, जबकि नेक्स्ट मंथ इम्तहानात होने हैं। और बलूचिस्तान से वीडियो लिंक पर उसकी समाअत थी जिसमें बताया गया कि वो ओपन मेरिट पर भी आ रही थी और स्पेशल कोटा पर भी आ रही थी। तो उन्हें ओपन मेरिट पर लिया गया और स्पेशल कोटा पर मिनॉरिटी के एक फ़र्द जो जिनका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है उनको दाखिला दिया गया। नीरज कुमार उनका नाम है। लेकिन उन्हें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि उन्हें दाखिला क्यों दिया गया। एतराज़ की बात यह है कि कुछ अर्से के बाद एक और स्टूडेंट दोबारा कोर्ट में आ गया जिसके नंबर तालबा के नंबर से थोड़े से या 1 नंबर ज़्यादा था और वो मेरिट में उनसे ऊपर था। उसको दाखिला देने के लिए तालबा को डी सीट कर दिया गया, जबकि वो स्टूडेंट एडमिशन कमेटी के रूबरू पेश नहीं हुआ था और उसकी अदम हाज़िरी की वजह से उस सीट को खाली तस्वर करते हुए तालबा को दाखिला दिया गया था। तालबा का ये कहना था कि मैं अपने नंबरों के हिसाब से ओपन मेरिट पे भी और स्पेशल सीट पे भी क्वालिफ़ाई करती थी। मैंने दोनों सीट्स पर क्वालिफ़ाई किया और अगर कॉलेज ने मुझे ओपन सीट पर दाखिला दिया है तो ये कॉलेज की सवाबदीद है। वो स्टूडेंट अगर एडमिशन कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ तो उसमें उसका क्या कसूर, और अब अगर वो आ गया तो उसको किस कानून के तहत डी सीट किया जा रहा है। इन दलाइल के बाद अदालत ने बोलान मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है और दिसंबर के पहले हफ्ते में इस अजीब व गरीब इंतज़ामी हुक्म से मुतालिक मुकदमे की समाअत भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की मज़ीद ख़बरों और वाक़यात के लिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।